बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सीवीपी का लेक्चर 1 कल स्टार्ट किया था और सीवीपी मैंने आपको अल्टर लिमिटेड स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 6 हमने सॉल्व किया था। ठीक है जी। अच्छा, एक और पास पेपर देखते हैं और पास पेपर का नाम है स्प्रिंग 16 हिमालय रिवर। तो ये ओपन कर लें, स्प्रिंग 16 हिमालय रिवर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया स्प्रिंग 16 हिमालय रिवर और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास पेपर के सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लो सारे। क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लें, क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लें फिर मैं रीड करूंगा, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। एक बार रीड कर लें जरा, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। और अभी हमारे केस 1 चल रहा है। केस 1 याद है आपको? केस 1 में सिंगल प्रोडक्ट होती है। केस 1 क्या हमारा? केस 1 सिंगल प्रोडक्ट के साथ। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाए ब्रेक इवन में तो गेम बदल जाती है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो रीडिंग कर लो। जी बच्चों, रीडिंग कर ली? चलो अब मैं रीडिंग कर देता हूँ आपको और साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट करवा देता हूँ और अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ताकि कहानी क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, हिमालय रिवर इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट। कहता है उन्होंने एक नया प्लांट इंस्टॉल करना है। प्लान्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल हमने प्रोडक्शन करनी है उस प्लांट से। और कितनी यूनिट्स बनाने हमने? ये 150 यूनिट्स अभी बनाने हैं या नेक्स्ट ईयर बनाने हैं? तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन बजटेड होती है। तो कह सकता हूँ ये मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन आ गई, यानी कि मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड आ गए। क्या ख्याल है? अगर मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो ये जो बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे यही मेरे पास यूनिट सोल्ड होंगे। यही मेरे पास यूनिट सोल्ड होंगे। अच्छा, यही मेरे पास यूनिट सोल्ड होंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो। एग्री यहां तक? अच्छा, ये जो 1.5 लाख यूनिट बनाऊंगा ना, इसके ऊपर मटेरियल 6 मिलियन का, लेबर 5 मिलियन का और प्रोडक्शन ओवरहेड 10.29। ये प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स वाली, वेरिएबल है, टोटल है? हाँ जी, प्रोडक्शन ओवरहेड है। अब छोटी छोटी बातों पर ना डिसीजन मेकिंग के सवाल में ना छोटी छोटी बातें कीमती होंगी। अब इन छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस करना है। ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये मेरे पास टोटल ओवरहेड है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी पड़ा हुआ है और वेरिएबल ओवरहेड भी पड़ा हुआ है। डन होगी बात? अच्छा, अब वो मुझे कहानी सुना रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड, बच्चों कौन सा ओवरहेड? प्रोडक्शन ओवरहेड। इंक्लूड का मतलब क्या है? शामिल है। और ये प्रोडक्शन ओवरहेड तो ये वाला है ना? जी सर। यानी कि कह रहे हैं ये जो 10.29 है ना, इसमें ये वाली चीजें शामिल हैं। ये वाली चीजें शामिल हैं। अब कौन कौन सी चीजें शामिल है 1 बाय 1 करके देखते हैं। नंबर 1, फैक्ट्री प्रेमिसेस। अच्छा, सारा सवाल पढ़ने से पहले जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। मुझे क्या चाहिए? ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू मीन अमाउंट चाहिए और फिर ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए और ब्रेक इवन क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें फिक्स कॉस्ट सेपरेटली चाहिए होगी। फिक्स कॉस्ट, और क्योंकि क्वांटिटी है तो क्वांटिटी कैसे आती है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन कब आता है? जब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी मेरे पास सीवीपी का सवाल आ जाए, किसका सवाल आ जाए? सीवीपी का सवाल आ जाए, तो मुझे फिक्स कॉस्ट अलग चाहिए होती है और वेरिएबल कॉस्ट अलग चाहिए होती है। सीवीपी के सवालों में यही दो चीजें फाइंड करना सबसे मुश्किल होता है। और क्योंकि मुझे क्वांटिटी के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे सेल प्राइस भी चाहिए होती है। टोटल में मिल जाए अच्छी बात है, पर यूनिट में मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। ये 3 चीजें सीवीपी में मुझे चाहिए होती हैं: फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस पर यूनिट। डन? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन रेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.8 मिलियन पर एनम। कहता हमने ना फैक्ट्री किराए पे ले ली। बताएं ये 1.8 मिलियन ये वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट है? क्योंकि ये फैक्ट्री का क्या है? रेंट है। तो ये 1.8 तो फिक्स कॉस्ट आ गई। पॉइंट नंबर 2,
इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 50% ऑफ विच वुड बी फिक्स। भाई टोटल लेबर कॉस्ट में से 50% क्या आ गई, फिक्स, बाकी 50 पे होगी वेरिएबल होगी। डन। तो ये भी मेरे पास एक और फिक्स कॉस्ट यहाँ से मिल जाएगी पॉइंट नंबर 2 से। डेप्रिसिएशन 0.5, भाई डेप्रिसिएशन वेरिएबल होती है फिक्स होती है? डेप्रिसिएशन क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, अच्छा जी। पॉइंट नंबर 4, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? अच्छा, टोटल पावर एंड फ्यूल हैज बीन बजटेड 3 मिलियन, 80% ऑफ पावर एंड फ्यूल कॉस्ट वुड वेरी। भाई अगर 80% वेरिएबल है फिर 20% क्या होगा? एक और मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, 20% फिक्स कॉस्ट आ गई। अच्छा, ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल। अब उसके लेवल चेक करें चीजों को एक्सप्लेन करने का। क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने फिक्स कॉस्ट की जितनी कहानी थी वो बता दी। इसका मतलब 10.29 में से ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 में फिक्स कॉस्ट की कहानी बता दी। तो 10.29 में से सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करना, रिमेनिंग जो बचेगी वो कौन सी बचेगी? वेरिएबल ओवरहेड बचेगी। एक तरीका उसके साथ सवाल ये, एक सवाल ऐसे आएगा, वो क्या करेगा, टोटल ओवरहेड बता देगा, फिर वो आपको वेरिएबल ओवरहेड की कहानी सुनाता रहेगा, यार ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और लास्ट में क्या लाइन लिखेगा, ऑल रिमेनिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, इसका मतलब ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड आर वेरिएबल। हम चाहकर भी वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि रिमेनिंग वेरिएबल बनेगा। इसका मतलब टोटल में से फिक्स ही माइनस करूंगा तो रिमेनिंग वेरिएबल तक पहुंचूंगा। तो ये बात पक्की है कि वेरिएबल फाइंड कर सकता नहीं हूं, डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकता। टोटल में से फिक्स माइनस करूंगा तो वेरिएबल मुझे मिल सकता है। ये जुमले का मतलब ये है। और अगर वो ये लिखते ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन ओवरहेड आर फिक्स, तो फिक्स कभी कैलकुलेट नहीं होने वाले। अब टोटल में से वेरिएबल माइनस करूंगा तो फिक्स हो जाएगी। क्या मेरी बातें समझ आती हैं? आगे चलते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन है ही फिक्स है। ठीक है, और अज्यूम करते हैं हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से आ रही है, तो जो डेप्रिसिएशन चलती आ रही है वो बस उतनी ही आ रही है। ठीक है, इसका प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अगर अमाउंट लिखी हुई है 0.5 मिलियन डेप्रिसिएशन है ना, यानी कि अगले साल जो डेप्रिशिएट होगा ना मेरा प्लांट, वो 0.5 होगा। अब इतना होना ही होना है उसने। क्या ख्याल है? अब ये नहीं लिखा हुआ कि यूनिट ज्यादा करूं कम करूं तो डेप्रिसिएशन बदल जाएगी, ये नहीं लिखा, बस स्टॉप कर दिया तो हम कहेंगे भाई इतनी होना डेप्रिसिएशन। इसका एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इसका एक्टिविटी से ताल्लुक है तो फिर ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, क्लियर? असल में आपको पता है डेप्रिसिएशन जो है ये फिक्स कॉस्ट में आती है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती। सिर्फ यूनिट प्रोड्यूस मेथड में डेप्रिसिएशन वेरिएबल जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन यूनिट प्रोड्यूस में यूनिट से प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। प्रोडक्शन ज्यादा डेप्रिसिएशन ज्यादा, प्रोडक्शन कम डेप्रिसिएशन कम, यूनिट प्रोड्यूस मेथड में। और अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, वहां पर डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है जी। हाँ, अगर वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता, तो फिर भी हम देख लेते फिर क्या फर्क पड़ता है, उसकी कोई ना कोई हमें इंडिकेशन देगा जरूर। ठीक है, और अगर उसने सिंपल डेप्रिसिएशन का जिक्र किया तो ये कौन सी डेप्रिसिएशन होगी? फिक्स होगी। बात समझ आ रही है? और रेलिवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था ये नोशनल कॉस्ट होती है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में इररेलिवेंट कॉस्ट डेप्रिसिएशन पढ़ी थी वहां पे कि नहीं पढ़ी थी बच्चों? पढ़ी होगी। अल्लाह, क्या कहने आपके। अभी मैं ज़ियारत करवाता हूँ जरा। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग की सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह यहाँ से किया था। कहता है रेलिवेंट कॉस्ट और कैश फ्लोज है। कहता है कुछ नोशनल कॉस्ट होती हैं सच एज डेप्रिसिएशन चार्जेस, नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट एंड एब्जॉर्ब फिक्स्ड कॉस्ट कांट बी रेलिवेंट टू अ डिसीजन। ठीक है, अगर ये डिसीजन से इररेलिवेंट हैं, पक्की बात है ये फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होगी और कोई भी वेरिएबल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में इररेलिवेंट नहीं होती। तो अगर डेप्रिसिएशन इररेलिवेंट है, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कॉस्ट इररेलिवेंट है, तो इसका मतलब फिक्स हैं तो इररेलिवेंट है, क्योंकि इनका होना या ना होना मैटर नहीं करता। समझ आई? चलो जी जी, कोई ठीक है, मेरे ऊपर और इल्जाम लगा दो सर। आपसे कहा था जो पेज थे, आपने कहा था कि लास्ट। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे से ये पेज ले लेना। ठीक है जी, चलो जी,
नेक्स्ट है नवाज, नेक्स्ट है सेल एंड मार्केटिंग बजट। भाई ऊपर वाला कौन सा था, प्रोडक्शन ओवरहेड वाला, नीचे क्या आ गया, सेल एंड मार्केटिंग बजट। अब ये जो सेल एंड मार्केटिंग बजट है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, कह सकता हूं ये सेल एंड मार्केटिंग, ये नॉन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ गई, क्या ख्याल है, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। यहां पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, नीचे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। सेल एंड मार्केटिंग का प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है, नहीं होता, नंबर बंद करते। और बच्चों समझ आ रही है? अच्छा जी, तो रिमेनिंग और वेरिएबल में क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड में से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 सेल रिप्रेजेंटेटिव, बच्चों कितने सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, 2 सेल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और मंथली सैलरी कितने ले रहे हैं, 25,000 ईच ले रहे हैं। बच्चों एक एक वर्ड के ऊपर बहुत बहुत गहरी नजर होनी चाहिए। 25,000 ईच, तो दोनों कितने पैसे लेंगे, 50,000। मंथली है पर हम ईयर्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होने वाली है, 25,000 एक लेगा, टोटल 2 बंदे हैं, पर मंथ आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो पूरे साल का जाएगा खर्चा, जो भी आता है। अच्छा, एंड आ सेल कमीशन 2%, एंड आ सेल कमीशन 2% ऑन सेल अचीव, वो जो सेल अचीव करेंगे उसके ऊपर 2% उनको कमीशन देंगे। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी बात वेरिएबल लगती है, कौन सी फिक्स लगती है? ये क्या होगी, सेल कमीशन वाली कौन सी बात है, वेरिएबल। और ये वाली कौन सी बात है, ये फिक्स कॉस्ट आ गई। देन हायरिंग अ डिलीवरी वैन 70,000 पर मंथ, फिक्स या वेरिएबल? भाई इसने इतने पैसे लेने पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। लॉन्चिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन कॉस्ट 1.5 मिलियन, फिक्स या वेरिएबल? फिक्स वेरिएबल, एक मरतबा एक कैंपेन होनी, बार बार इसका यूनिट से ताल्लुक नहीं। ये मेरा सवाल था, ठीक है। अब सबसे हैवी सीन तो ये था, लेकिन इससे हैवी सीन इसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें भी एक राज छुपा हुआ, कहता है कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू फाइंड करते हैं और क्वांटिटी फाइंड करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। इफ HR एक्सपेक्ट टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या है, CS रेशियो। ज़ियारत करवाऊं मैं, ज़ियारत करना चाहोगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये CS रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये CS रेशियो होती है, ठीक हो गया। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट होता है ना, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मीन मार्जिन ऑन सेल होता है, तो यानी कि सेल के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन मुझे मिल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मीन CS रेशियो। कहता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40% ऑन सेल, इसका मतलब सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 40%। आगे उसने वैरायटी लगाई, नेट ऑफ 2% सेल कमीशन, नेट ऑफ 2% सेल कमीशन। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, ये जो मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, कंट्रीब्यूशन अर्न करूंगा, उसने कहा सेल का 40% है, सेल का यानी कि सेल जो भी होगी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसका 40% क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, उसका 40% क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। ये करूंगा। नेट ऑफ 2% सेल कमीशन का मतलब क्या है, सेल ऐड 2% माइनस करके उसका 40%। वेल डन, बहुत अच्छे। इसका मतलब सेल तो मेरे पास 100% है, इसमें से नेट ऑफ 2% सेल कमीशन का मतलब है उस सेल में से 2% सेल कमीशन को नेट करके सेल लेनी है। यहां पे उसने मुश्किल इंग्लिश लिखी है, हालांकि उसको लिखना चाहिए था सिंपल, 40%। सिंपल इंग्लिश लिखता कि फाइंड कर दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑन नेट सेल। कितनी जिंदगी आसान होती ना, नेट सेल लिखता, हमें पता है यार सेल में से 2% कमीशन माइनस करना है, तो मैं 100 का 40% लूंगा या 98 का 40% लूंगा, और बोलो 98 का 40% लूंगा। ये बात याद रखना, ये इसका मतलब है नेट ऑफ 2% सेल कमीशन का। यहां तक मेरी बात समझ आई?
तो इस वाले वर्ड से धोखा नहीं खाना, 100% का 40% नहीं लेना, बल्कि 2% सेल कमीशन को नेट करने के बाद कंट्रीब्यूशन लिखना है। यहां तक बात समझ लग गई? ठीक है जी। तो अब हम सॉल्व करते हैं नंबर 1 ब्रेक इवन यूनिट्स, और उसके बाद फाइंड करेंगे ब्रेक इवन रेवेन्यू। इन दोनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट।